हेलो फ्रेंड्स। माय डियर सीएससी एस्पिरेंट्स, आज हम आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हैं। तो फ्रेंड्स, दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड पीएससी एग्जामिनेशंस, सो concentrate on the lectures and listen very carefully on both point of views, preliminary and the main examinations. सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर है हमारा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल सिस्टम जो है वो कैसे वर्क करता है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। और इट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड द डेमोक्रेसी में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहता है और सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करता है। एज यू नो माय डियर सीएससी एस्पिरेंट्स कि सुप्रीम कोर्ट जो टॉप अपेक्स बॉडी होती है जुडिशियल सिस्टम की, और सुप्रीम कोर्ट मेन जुडिशियल सिस्टम में सबसे टॉप हायरार्की मानी जाती है। उसके बिलो हायर कोर्ट होता है, उसके बिलो जो है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबॉर्डिनेट्स कोर्ट होते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये कंट्री का सबसे अपेक्स कोर्ट होता है। जुडिशियल का टोटल मीनिंग्स जो होता है इन नटशेल कि प्रोवाइडिंग द जस्टिस टू द पीपल्स आर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सो सुप्रीम कोर्ट जो एस्टैब्लिश्ड हुआ था हमारे देश में, इसको पहले हम बिफोर इंडिपेंडेंस फेडरल कोर्ट कहते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद हम इसको सुप्रीम कोर्ट के नाम से जान रहे हैं और जाने जाने लगे। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है एट प्रेजेंट की कंसिस्ट करती है, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 26 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 25 other judges. Originally, the strength of the Supreme Court was fixed at eight, 1 Chief Justice and 7 other judges. तो पार्लियामेंट ने इसको स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया, नंबर ऑफ द अदर जजेस प्रोग्रेसिवली टू 10 इन 1956 में, और 13 1960 में इंक्रीज किए, और 17 1977 में इंक्रीज किए, और 25 1986 में इंक्रीज किए। नाउ अभी भी कुछ जजेस इंक्रीज हो चुके हैं। ये मोर देन 26 जजेस से बढ़कर 28 टू अराउंड 30 जजेस हो चुके हैं। सो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन अपॉइंट करता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे पहले इंडिया में कब ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनागोरेटेड ऑन जनवरी 28, 1950 आफ्टर संविधान के इम्प्लीमेंटेशंस के बाद। ये सक्सीड करता है फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपको पहले ही बताया इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कि बिफोर इंडिपेंडेंस हम इसी बॉडी को फेडरल कोर्ट के नाम से जानते थे। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाउएवर द जुरिस्डिक्शन, इसी तरीके से जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो ग्रेटर होती है देन दैट ऑफ इट्स प्रोडिसेसर्स। दिस इज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट हैज रिप्लेस्ड द ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल एट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। आर्टिकल 124 to 147 reminded, Article 124 to 147 and Part 5th of the Constitution deal with the organizations, independence, jurisdiction, power, procedures, and so on of the Supreme Court. The Parliament also authorized to regulate them. The Parliament also authorized to regulate them. Which regulations? These powers. What powers? Independence, jurisdiction, powers, procedures, and so on of the Supreme Court. These authorities are authorized by the Parliament to the Supreme Court to regulate them. Now this way, how the judges of the Supreme Court can be appointed. The appointment of the judges of the Supreme Court are appointed by the President. The Chief Justice is appointed by the President after
consultations with such judges of the Supreme Court and High Courts as he or she deemed necessary. Other judges are appointed by President after consultation with the Chief Justice of the Supreme Court, and if the judges have to be appointed in higher court, then the judges of the Chief Justice of High Court can be consulted. Other judges of the Supreme Court and High Court, as he or she deems necessary. The consultation with the Chief Justice is obligatory. The consultation of the Chief Justice is obligatory in the case of appointment of judge other than Chief Justice. In case of appointment of a judge other than Chief Justice. So, controversy or consultation was created. The Supreme Court has given different interpretation of the word consultation. In the above provisions, in the first judge's case 1982, क्या हुआ था कि the court held that consultation does not mean concurrence and it only implies exchange of views. But in the second judge's case in 1993, the court reversed its earlier ruling and changed the meaning of the word consultation to concurrence. It ruled that the advice tendered by the Chief Justice of India is binding on the President in the matters of appointment of the judges of the Supreme Court. But the Chief Justice would tender his advice on the matter after consulting two of the senior most colleagues. इसी तरीके से जब थर्ड केस जजेस का चला 1998 में, तो कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि कंसल्टेशन प्रोसेस जो है टू बी अडॉप्टेड करना चाहिए बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिक्वायर्स है, ये ज़रूरत है, और कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी जजेस की। ये सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। ही आर शी शुड कंसल्ट ए कॉलेजियम, कि एक चीफ जस्टिस का ही कंसल्टेशन जो है ये सफिशिएंट नहीं है, ये सोल ओपिनियन नहीं माना जाता, और उसको जो है कंसल्टेशन जो है कॉलेजियम के साथ भी करनी चाहिए, जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके साथ भी वो कॉलेजियम बनाया होता है, और कॉलेजियम के साथ भी कंसल्टेशन करना ज़रूरी होता है। 1998 के केस में ये बताया गया। इवन अगर के इफ़ 2 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या फिर इफ 2 जजेस गिव एन एडवर्स ओपिनियन, तब क्या होता है, ही शुड नॉट सेंड द रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट, कि चीफ जस्टिस को रिकमेंडेशन सेंड नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि रिकमेंडेशन जो चीफ जस्टिस द्वारा बनाई जाती या दी जाती है without complying with the norms and requirements of the consultation process, तो वो अगर कंसल्टेशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट्स और नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं होती, उसके बगैर रिकमेंडेशन दी जाती चीफ जस्टिस द्वारा, तो वो गवर्नमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए या नहीं रहती। These process are not binding to the government or on the government. नीड फॉर ए नेशनल जुडिशियल कमीशन, इसके लिए एक ज़रूरत पड़ी नेशनल जुडिशियल कमीशन की, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट काफ़ी रेज हो रहा था अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के और चीफ जस्टिस के लिए। तो इसमें अबाउ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन द मैटर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। तो इसमें हाई कोर्ट भी इन्वॉल्व था, उसके जजेस भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। तो ये नेसेसिटेट हो गया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए नेशनल जुडिशियल कमीशन, जो
1987 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको रेकमेंड किया था, सेटिंग अप ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन। इट शुड कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस कमीशन के जो हेड थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इसके मेंबर्स थे। फॉर्मर चीफ जस्टिस थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, एंड एमिनेस्ट जूरिस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ थे एंड जस्टिस। तो इट शुड बी वेस्टेड कि with the final authority to deal with the matters of selection, promotion and transfer of the judges of the Supreme Court and the High Court. But in 1990 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में बाय द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, हेडेड बाय उस टाइम जो वीपी सिंह की गवर्नमेंट हेडेड हो रही थी, वीपी सिंह द्वारा नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। तो उसमें ये नेशनल जुडिशियल कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। ये बिल लैप्स्ड कॉन्सिक्वेंट अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। तब क्या हुआ, तो रिसेंट नेशनल कमीशन ने रिव्यू किया वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 2000 और 2002 में बनी थी। उसको हेडेड कर रहे थे जस्टिस एम.एन. वेंकटाचार्य। आल्सो सजेस्टेड, उन्होंने भी यही सजेस्टेड किया था कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और इस पर सहमति जो बनी, उसके रिकमेंडेशन आए अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस की। तो फ्रॉम 1950 टू 1973 तक प्रैक्टिस हैज़ बीन टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दिस एस्टैब्लिशमेंट कन्वेंशन वाज वायलेटेड इन 1973, जब A.N. रॉय अपॉइंट किए गए थे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर मोस्ट जजेस। पहले क्या होता था कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होते थे उन्हीं में से एक को अपॉइंट किया जाता था एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट 1973 में जब A.N. रॉय जूनियर जजेस होकर उनको 3 सुपर सीनियर जजेस को में से सुपरसीड करके उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था। अगेन इन 1977 में भी ऐसे हुआ, M.U. बेग को अपॉइंट किया गया एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुपरसीड कर दिया गया सीनियर मोस्ट जजेस को। और ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट जो था वाज कर्टेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दी सेकंड जज केस 1993, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड किया था कि सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं वही अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वही जो सीनियर मोस्ट जजेस है वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के चेयर के लिए अपॉइंट होने चाहिए। और क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस क्या होनी चाहिए? ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट he or she should be a citizen of India. Second, he or she should have been a judge of a high court or high court in succession for 5 years. He or she should have been an advocate of a high court in succession for 10 years. He or she should be a distinguished jurist in the opinion of the president. From the above, it is clear that the Constitution has not prescribed minimum age for appointment as a judge of the Supreme Court. Constitution ऐसा कोई निर्धारित मिनिमम एज नहीं सेट किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए, ये कोई निर्धारित नहीं है। ये क्वालिफिकेशंस ऑफ जजेस की होनी चाहिए, वो देश का नागरिक होना चाहिए और वो हाई कोर्ट का जज रह चुका होना चाहिए पहले। उसके बाद वो हाई कोर्ट का एडवोकेट भी 10 साल तक होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है डिफरेंट डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिसडिक्शन जो है ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट द्वारा होनी चाहिए। और ये क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की रिक्वायर्ड होती है अपॉइंटमेंट फॉर द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ओथ एंड एफर्मेशन जजेस की कैसे होती है? ए पर्सन अपॉइंटेड, जैसे एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट होता है,
before entering upon his office या her office has to make and subscribe, क्या सब्सक्राइब करते हैं, an oath or affirmations, और वो कैसे दी जाती हैं, वो प्रेसिडेंट द्वारा दी जाती हैं, सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम और हर फॉर दिस पर्पस। इस ओथ में जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्वेयर करते हैं, क्या स्वेयर करते हैं, इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट है टू बेयर ट्रू faith and allegiance to the Constitution of India. Second, to uphold the sovereignty and integrity of India. Third, to duly and faithfully and to the best of his or her ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will, and fourth point is to uphold the Constitution and the laws. To uphold the Constitution and the laws. So these are the oath swears that have to be taken by the judges during the oath or affirmations. Tenure of the judges. Constitution has not fixed the tenure of the judges of the Supreme Court, बल्कि however it makes the three provision in this record. तो उस रिगार्ड्स में क्या थ्री प्रोविजंस हैं? फर्स्ट, he or she should hold office until his or her attains the age of 65. जब तक वो 65 साल की एज अटेन ना करे तब तक वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो एज के, वो डिटरमाइंड किया जाता है बाय सच अथॉरिटी एंड इन सच मैनर, जो प्रोवाइड किया जाता है ये सब पार्लियामेंट द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर सकते हैं बट वर्बली नहीं, बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। वो रिमूव किए जा सकते हैं, जजेस को रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस से, बट ऐसे नहीं बाय द प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट को जो रिमूविंग की रिकमेंडेशन जाती है वो पार्लियामेंट से ही जाती है। तो ये इस बात का ध्यान रहे, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव किया जाता है और प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, इम्पीचमेंट, ये डिफरेंस है। जजेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द जजेस जो होता है इसका प्रोसेस, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द रिकमेंडेशन इज गिवन टू द प्रेसिडेंट बाय द पार्लियामेंट। President can issue the removal order only after an address by Parliament has been presented to him in the same session for such removal. इस एड्रेस को must be supported by a special majority of each house of Parliament, और ये एड्रेस जो किया जाता है प्रेसिडेंट को, इसको भी सपोर्ट होनी चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से, और दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी होती है, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप जो होती है वहाँ पर हाउस की, उसमें से स्पेशल मेजॉरिटी एंड ए मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल क्या होते हैं कि अगर जजेस का प्रूव हो जाए कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं या वो इनकैपेसिटेट है, इनकैपेसिटी रखते हैं, तब जाके वो रिमूव किए जाते हैं। जज की इंक्वायरी एक्ट जो होता है वो 1968 में बना था। 1968 में जजेस का इंक्वायरी एक्ट बना था और ये रेगुलेट्स करता था प्रोसीजर्स को जो रिलेटिंग था रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, तो ये रिमूवल मोशन साइन करते थे बाय 100 मेंबर्स लोकसभा से और 50 मेंबर्स राज्यसभा से, और इज गिवन टू दी स्पीकर आर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। स्पीकर आर चेयरमैन जो होते थे वो एडमिट कर सकते थे इस मोशन को, और फिर या रिफ्यूज भी कर सकते हैं इस मोशन को। इफ इट इज एडमिटेड, अगर वो एडमिट करते हैं कौन, स्पीकर या चेयरमैन, देन द स्पीकर चेयरमैन इज टू कॉन्स्टिट्यूट ए 3-member कमेटी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द चार्जेस। Committee should consist of the Chief Justice or judges of the Supreme Court. Second, Chief Justice of a High Court, and third is a distinguished jurist. अगर कमेटी फाइंड्स करती है जजेस की गिल्टी को
कौन सी गिल्टी, मिसबिहेवियर की या सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी को, तो हाउस क्या करता है, कैन टेक अप द कंसिडरेशन ऑफ द मोशन। तो हाउस इस मोशन को कंसिडरेशन लेने की कोशिश करता है। आफ्टर द मोशन इज पास टू ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, an address is presented to the president for removal of the judge. Finally, president passes an order president passes an order removing the judge. It is interesting to know that no judge of the Supreme Court has been impeached so far, but the first and the only case of impeachment is that of Justice first V. Ramaswamy of the Supreme Court in 1991 to 1993. इनको रिमूव किया गया था सुप्रीम कोर्ट से। दो द इंक्वायरी कमेटी फाउंड हिम, इंक्वायरी कमेटी इनके ऊपर बैठाई थी, और इंक्वायरी कमेटी ने क्या फाउंड किया, उनका मिसबिहेवियर, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर, एंड ही कुड नॉट बी रिमूव्ड एज द इम्पीचमेंट मोशन was defeated in the Lok Sabha. The Congress party obtained from voting. Salaries and allowances जो होते हैं, salaries, allowances, privileges, लीव एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो डिटरमाइन किए जाते हैं टाइम टू टाइम से पार्लियामेंट द्वारा, और दे कैन नॉट बी वेरी टू दियर डिसएडवांटेज आफ्टर दियर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी। 1998 में सैलरी ऑफ द चीफ जस्टिस जो हुआ करती है फिक्स थी 33,000। नाउ इट इज रेज्ड एट प्रेजेंट टाइम। सो एक्टिंग चीफ जस्टिस का रोल क्या रहता है अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर प्रेजेंट ना हो, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस को एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के स्थान पे, और ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो जब वैकेंट हो तभी उनको अपॉइंट किया जाता है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्परेरली एब्सेंट हो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, तो तब जाके एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है ऑन दी ऑफिस इन द प्लेस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर टेम्परेरी, फॉर अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, या फिर वो ऑफिस में चीफ जस्टिस की पोस्ट वैकेंट हो। So friends, the lecture is over and we will meet again with you with the latest lecture on tomorrow. So wait for the latest lectures on tomorrow, and share, subscribe and like the channels and videos, and concentrately listen it and gain the materials and informations. You have to be informative, not a research scholar, if you want to qualify the civil service examinations. So wish you very all the best. Thank you so much. Jai Hind.